Assalamu alaikum. So today's topic that we are going to learn is throughput accounting. So before we move on to throughput accounting, let's discuss something from the junior levels जो हम पढ़ चुके हैं, that is the limiting factor analysis. F2 लेवल पे हमने लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस पढ़ा था. बेसिकली लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस वो होता था कि हमारी कोई रिसोर्स जो शॉर्ट होती थी, resources which were short, और इसकी वजह से डिमांड could not be fulfilled. फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये बात कर सकते हैं कि जो रिसोर्सेज शॉर्ट होती हैं उनमें हमारी एग्जांपल्स होती थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास या तो मटेरियल नहीं है, या हमारे पास लेबर आवर्स शॉर्ट हैं, लेबर अवेलेबल नहीं है, या फिर हमारे पास मशीन आवर्स शॉर्ट हैं. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स जो हमारी प्रोडक्शन को लिमिट करते थे, जिसकी वजह से हमारी डिमांड, जो कंप्लीट डिमांड थी, वो फुलफ़िल नहीं हो पाती थी. अच्छा, लेट्स डू एन एग्जांपल कि हम लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस सॉल्व कैसे करते थे. ये रिवीजन इसलिए इतना नेसेसरी है बिकॉज अगर ये नहीं होगा तो फिर थ्रूपुट समझ नहीं आएगा. अच्छा, हमने अज्यूम किया दैट सेम रिसोर्सेज आर यूज फॉर ऑल द प्रोडक्ट. हमारे पास एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, एंड दूसरा प्रोडक्ट है बी. ठीक है, प्रोडक्ट ए के अंदर हमारे पास एक मटेरियल यूज़ होता है, मटेरियल एक्स हम कह देते हैं. 5 kg यूज़ होता है प्रोडक्ट ए के अंदर, और बी के अंदर यूज़ होता है 10 kg. पर यूनिट की बात हम करें कि 5 kg पर यूनिट ऑफ ए एंड 10 kg पर यूनिट ऑफ बी. अच्छा, फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम देख लेते हैं. ये सब अजम्पशंस है हमारी. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वी हैव अज्यूम्ड फॉर ए इज $50 per unit, and for B we have assumed as $60 per unit. ठीक है, और डिमांड है हमारी 1000 for A and 1500 for B. ठीक है, और हमारे पास दिस मटेरियल X इज ओनली available for 17,000 kgs. हमारे पास इतना मटेरियल अवेलेबल है. अच्छा, बिकॉज हमने पहले से ये बात क्लियर कर दी कि ये मटेरियल हमारी बॉटल नेक रिसोर्स है, मींस के दिस मटेरियल इज़ द लिमिटिंग फैक्टर, यानी कि हमारे पास ये मटेरियल शॉर्ट है, तो इसका ये मतलब क्लियर हो गया कि ये मटेरियल जो है वो डिमांड फुलफ़िल नहीं कर सकता. अगर हम इसको वैसे भी वेरीफाई करना चाहें, सो वी कैन वेरीफाई इट बाय कि अगर हम लोग पूरी डिमांड फुलफ़िल करें तो हमें 1000 यूनिट्स ऑफ ए प्रोड्यूस करने पड़ेंगे और 1500 यूनिट्स ऑफ बी प्रोड्यूस करने पड़ेंगे. सो फॉर दैट वी विल नीड 1000 इंटू 5. ठीक है, बिकॉज 5 ईच यूनिट में मटेरियल लग रहा था, प्लस 1500 इंटू 10. दिस विल गिव अस ऑलमोस्ट, एक सेकेंड, 5 इंटू 1000 इंटू 10, 20,000 kgs हमारा रिक्वायर्ड है. ठीक है, और हमारे पास अवेलेबल है 17,000, मीन्स कि हमारे पास मटेरियल की शॉर्टेज है. और कितनी शॉर्टेज है? वी कैन सिंपली फाइंड आउट द डिफरेंस, दैट इज़ 3,000 kgs की शॉर्टेज है. हाउ एवर वी हैव नथिंग टू डू विद द शॉर्टेज. हमें बेसिकली अब हमें जब हमारे पास ये हो जाता है अवेलेबल कि भाई हमारे पास जो है वो सिर्फ मटेरियल अवेलेबल है 17,000 kgs का, और अब हमें उसी में ही प्रोडक्शन करनी है. सो व्हेन वी आर कन्फाइंड टू प्रोड्यूस इन अ सर्टेन लिमिटेड अमाउंट ऑफ मटेरियल, तो व्हाट वी यूज टू डू, हमारी एक टेक्निक होती थी जिसको हम कहते थे कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर. हम कैलकुलेट करते थे. कैसे कैलकुलेट करते थे? वी आर गोइंग टू मूव ऑन विद दिस. ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान विद द अवेलेबल रिसोर्स हम कैसे बनाते थे? प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी. कंट्रीब्यूशन था हमारा ए के लिए 50 था, और बी के लिए था $60 पर
यूनिट, ठीक है। फिर हम दिस वाज द कंट्रीब्यूशन, then we used to divide the contribution by the limiting factor usage. limiting factor usage means कि per unit of A पे कितना limiting factor अप्लाई हो रहा है, यूज़ हो रहा है, और per unit of B पे कितना limiting factor अप्लाई या यूज़ हो रहा होता था। तो as per our question and our example, हमारे पास A के लिए हमें 5 units 5 kgs चाहिए था, और B के लिए हमें चाहिए था 10 kgs, right? so हमारा contribution per limiting factor क्या आता था? 50 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज $10 पर kg, क्योंकि हमने इसको kg से डिवाइड किया था ना, 5 kgs एंड 10 kgs। सिमिलरली हमारा B का आ रहा था $6 पर kg। इससे हम क्या अज्यूम करते थे कि अगर हम A के ऊपर $10 प्रोडक्ट A है, उसके ऊपर हमें $10 पर kg ऑफ लिमिटिंग फैक्टर रिटर्न मिल रहा है, कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, ठीक है। और प्रोडक्ट B के ऊपर हमें $6 पर kg मिल रहा है। इवन दो उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था, बट अगर लिमिटिंग फैक्टर से कंपेयर करें तो इट्स कंट्रीब्यूशन इज़ लेसर। तो हम अपनी रैंकिंग करते थे प्रोडक्ट्स की, बिकॉज ए ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है पर लिमिटिंग फैक्टर, तो ए हम पहले और ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ए की डिमांड को फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे। और बी हमें कम दे रहा है तो हम बी को सेकेंड नंबर पे प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। अब हमारा प्रोडक्शन प्लान बनेगा, ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनेगा। किस तरह से बनेगा? सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि हमारे पास अवेलेबल RM कितना है। इट इज़ 17,000 kgs, ठीक है। अब हमने A प्रोड्यूस किया। A की हमारी डिमांड कितनी थी? A की हमारी डिमांड थी 1000 यूनिट्स। अगर आपको याद नहीं है सो यू कैन सिंपली पॉज द वीडियो एंड गो बैक एंड चेक द एग्जाम्पल। 1000 हमारे पास डिमांड थी A की, और ईच यूनिट हमें 5 kgs यूज़ करना था, यानी कि हमें 5000 जो है वो kgs हम A के लिए यूज़ कर रहे थे फॉर प्रोडक्ट, फॉर रॉ मटेरियल। सो वी हैड रिमेनिंग 12,000 kgs, ठीक है। दिस रिमेनिंग हम यूज़ करके बनाएंगे प्रोडक्ट B, ठीक है। अब प्रोडक्ट A के तो हमने पूरे 1000 यूनिट्स बना लिए, बिकॉज वो हमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा था, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर दे रहा था। सो वी produced all the products of A. Now for product B हमें ये पता है कि हमें B के लिए जो है वो डिमांड थी 1500 यूनिट्स की, बट वी नो कि हम वो फुलफ़िल नहीं कर सकते। बट वी नो कि हमारे पास 12,000 kgs रॉ मटेरियल अवेलेबल है फॉर प्रोडक्ट B। सो हम कैसे यूनिट्स निकालेंगे B के? 12,000 विच इज़ रिमेनिंग डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10 जो है वो पर यूनिट B के लिए यूज़ हो रहा होता था। So we will be able to produce 1200 units of B, ठीक है। So for 1200 units of B हमारा पूरा 12,000 kgs of raw material use हो जाएगा, therefore we will be left with this. So हमारा optimal production plan बन गया 1000 units of A and 1200 units of B. So this was our approach towards limiting factor analysis जब हम करते थे, because हमारी अप्रोच होती थी कि भाई हम ऐसी प्रोडक्शन प्लान करें जो हमारे रॉ मटेरियल को फुली यूटिलाइज करे और जो हमारा कंट्रीब्यूशन है उसको भी मैक्सिमाइज करे। सो आई होप दिस recap of limiting factor analysis was understandable to all of you. Let's move on to the main topic for today, that is throughput accounting. Throughput accounting, yes. थ्रूपुट अकाउंटिंग को जब हम लोग आगे लेके चलते हैं, सो थ्रूपुट अकाउंटिंग कंसर्न्स विद द थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स में हम सबसे पहले थ्रूपुट देख लेते हैं कि थ्रूपुट बेसिकली होता क्या है। थ्रूपुट बेसिकली इज़ द सेलिंग प्राइस, बेसिकली सेल्स माइनस डायरेक्ट मटेरियल, इसको हम कहते हैं थ्रूपुट। अच्छा, नाउ
हम आगे से अब कुछ चीज़ों का हमें थोड़ी सी आगे जाके हम कुछ चीज़ों की और एक्सप्लेनेशन अगर समझ ले तो वी विल बी एबल टू गेट अ क्लियरर आइडिया कि थ्रूपुट अकाउंटिंग बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हम जो है वो बिफोर स्टार्टिंग प्रोडक्शन हम सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल को परचेज़ करते हैं। उसके बाद वो हमारे कुछ और इनपुट्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, अदर मटेरियल्स, बेसिकली डायरेक्ट मटेरियल हमारा इनपुट बनता है। फिर उसके बाद हम उसके ऊपर कुछ प्रोसेसेस अप्लाई करते हैं, ठीक है, एंड देन हमारे पास आउटपुट आता है। अब थ्रूपुट अकाउंटिंग जो है वो ये कहता है कि जो प्रोसेस है ना, यहाँ पे हमारी लिमिटिंग फैक्टर है। अब लिमिटिंग फैक्टर को हम लिमिटिंग फैक्टर नहीं कहेंगे, वी विल कॉल इट अ बॉटलनेक रिसोर्स, यानी कि वो रिसोर्स जो शॉर्ट है, मतलब हमारे इंटरनल प्रोसेसेस के अंदर कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। ठीक है, those constraints can be either your labor hours or your machine hours. So these are the problems that might occur during the production. क्योंकि देखो इसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि भाई हमने रॉ मटेरियल तो ख़रीद लिया है, अब हमने रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स के हिसाब से ख़रीदा था, अब वो रॉ मटेरियल हमारे पास कम्प्लीटली अवेलेबल है, बट मूविंग ऑन टू योर प्रोडक्शन एंड टू योर प्रोसेस स्टेज, वहाँ पे हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट्स में हमारे पास लेबर आवर्स पूरे नहीं हैं फॉर 1000 यूनिट्स, और मे बी वी डू नॉट हैव इनफ मशीन आवर्स फॉर 1000 यूनिट्स। तो हमारा जो लिमिटिंग फैक्टर हो गया वो बन जाती है हमारी बॉटलनेक रिसोर्स। बॉटलनेक रिसोर्स, टू हैव अ क्लियरर अंडरस्टैंडिंग, इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। बॉटलनेक रिसोर्स इज बेसिकली आर द कंस्ट्रेंट्स in the internal processes after the direct material has been purchased. ठीक है, जो बात मैंने अभी पहले बोली थी ना कि हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल तो हमने परचेज़ कर लिया, क्योंकि बेसिकली देखो जो मटेरियल की शॉर्टेज होती है ना, वो हम कहीं ना कहीं से ओवरकम कर लेते हैं, हम कोई और सप्लायर अरेंज कर लेते हैं, हम उसके लिए कोई सब्सटीट्यूट रॉ मटेरियल भी अवेलेबल कर लेते हैं अपने लिए। बट जो लेबर आवर्स और मशीन आवर्स है ना, वो हमारी इंटरनल वीकनेसेस या इंटरनल कंस्ट्रेंट्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास कोई अल्टरनेटिव अरेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो दीज यूजुअली फॉर्म द बॉटलनेक रिसोर्सेज, और हम इनको थ्रूपुट अकाउंटिंग के अंदर डील करते हैं। ठीक है, सो व्हेन कंसिडरिंग थ्रूपुट अकाउंटिंग, एक चीज़ हमें अपने माइंड में रख लेनी है दैट रिसोर्सेज हमारे पास दो टाइप की होती हैं। एक हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल होती है और दूसरी हमारे पास इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं। सही है, और इंटरनल प्रोसेसेस के अंदर हमारे पास डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स और कन्वर्जन कॉस्ट वगैरह आ रही होती हैं, जो कि हम कहते हैं कि ये फिक्स्ड है फॉर द लिमिटेड टाइम, और यही हमारे लिमिटिंग फैक्टर बनते हैं। ठीक है, सो डायरेक्ट मटेरियल अब हमारा लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, अब हमारा लिमिटिंग फैक्टर है इंटरनल प्रोसेस। सही है, सो वी हैव आइडेंटिफाइड कि थ्रूपुट बेसिकली होता क्या है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि बॉटलनेक रिसोर्सेज बेसिकली हो क्या सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉटलनेक रिसोर्सेज को हम बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स भी कहते हैं, मीन्स कि दीज आर द रीजंस वाई हमारी प्रोडक्शन में और हमारी सेल्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कुछ एग्जांपल्स हम बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स की पहले डिस्कस कर लेते हैं बिफोर वी मूव ऑन टू द डिटेल्स। सबसे पहली चीज़ हो सकती है फॉर एग्जांपल आपकी कोई प्रोडक्शन की रिसोर्स
दैट वी जस्ट डिस्कस हमारे लेबर आवर्स और मशीन आवर्स। दूसरा हमारे कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं नंबर ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे पास स्टाफ अवेलेबल नहीं है, सेल्स स्टाफ, हमारे पास जो है वो क्वालिटी और रिलायबिलिटी अच्छी नहीं है, एब्सेंट, or we can simply say that we have an uncompetitive selling price. For your F5 एग्ज़ाम और फॉर टाइम बिंग हम इन 3 चीज़ों को सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ते हैं कि ये हमारी बॉटलनेक रिसोर्सेज हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आपकी सेलिंग में या आपके सेल्स प्राइस को कम कर सकते हैं या आपके थ्रूपुट को मतलब यानी कि आपकी कंस्ट्रेंट हो सकती है प्रोडक्शन में। हाउएवर आपके क्वेश्चंस जो होंगे दे विल ऑल डील विद द प्रोडक्शन रिसोर्स दैट इज़ आइदर लेबर आवर और योर मशीन आवर्स दैट आर द लिमिटिंग फैक्टर्स। सो यू विल हैव टू डील विद बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स एज प्रोडक्शन रिसोर्सेज। ये तो खाली हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए है कि हमारे कुछ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारे बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स बन सकते हैं, बट फॉर द पेपर यू हैव टू जस्ट कंसिडर कि आपके इंटरनल प्रोसेस में आपके सिर्फ प्रोडक्शन रिसोर्स दैट इज़ द डायरेक्ट लेबर आवर्स और योर मशीन आवर्स फॉर्म द कंस्ट्रेंट्स। ओके, अच्छा, हम ये देखते थे कि भाई हमारा ऑप्टिमल प्रोडक्शन जैसे हमने अभी ऊपर किया था, हमने मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ करके किया था। वो हमने कैसे किया था कि हमने सेल्स ली थी, उसके अंदर से हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस की थी, ठीक है, एंड हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया था। कंट्रीब्यूशन की कुछ अमाउंट थी, फिर हमने उसको लिमिटिंग फैक्टर LF मींस लिमिटिंग फैक्टर से डिवाइड किया था। लिमिटिंग फैक्टर से डिवाइड किया था एंड देन वी गॉट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, और उसकी बेसिस पे हमने रैंकिंग करके अपनी प्रोडक्शन कर ली थी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर पार्ट दैट इज़ अगर हम थ्रूपुट अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो थ्रूपुट अकाउंटिंग में हमारी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होती है। ओके, थ्रूपुट में हमारी अप्रोच डिफरेंट होती है। व्हाट वी टेक इज़ हम सबसे पहले सेल्स लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर से हम डायरेक्ट मटेरियल को माइनस कर देते हैं, ठीक है, एंड देन वी गेट अ थ्रूपुट। इसको हम जो ये फिगर आती है जो हमारी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन थी, ऑब्वियसली हम इसमें अदर वेरिएबल कॉस्ट भी माइनस की थी, बट वी आर नॉट गोइंग टू सब्ट्रैक्ट एनी अदर वेरिएबल कॉस्ट, वी विल ओनली सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल्स। उसके बाद उसको हम बॉटलनेक रिसोर्स से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और इट कैन बी नंबर ऑफ आवर, यूजुअली इट इज़ गोइंग टू बी द नंबर ऑफ आवर्स पर यूनिट, जैसे फॉर एग्जांपल 4 मशीन आवर्स और 3 लेबर आवर्स पर यूनिट से हम डिवाइड करेंगे एंड हमारे पास आ जाएगा रिटर्न पर आवर। जैसे यहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर आता था, यहाँ पे हमारा रिटर्न पर आवर आ जाएगा। अब हम इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे, वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस ओनली, ठीक है। सो हमारा रिटर्न पर आवर आ जाएगा। फिर उसके बाद सेम तरीके से हम रैंकिंग करते थे, प्रोडक्ट रैंकिंग करेंगे प्रोडक्ट्स की जैसे हमने पहले की थी, एंड देन वी विल फाइंड आउट कि हमें किस तरह से अपना ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाना है। बेसिकली थ्रूपुट अकाउंटिंग की हमारी एक समरी बन जाती है कि हमें थ्रूपुट अकाउंटिंग किस तरह से करनी है। सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट।
Second, we have to maximize throughput. Third, we have to subordinate everything according to throughput. This I will explain in a while. Then we have to elevate the performance of throughput. And lastly, we have to remove the constraint. अच्छा, ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव 3 प्रोसेसेस. ठीक है, आपके 3 प्रोसेसेस हैं. इन सारी समरीज को अब हम इस चीज़ पे अप्लाई करेंगे. ठीक है, प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 2 एंड प्रोसेस नंबर 3. ठीक है, अब हर प्रोसेस के अंदर कुछ लेबर है. ठीक है, प्रोसेस 1 के अंदर यू हैव 2000 लेबर आवर्स अवेलेबल. प्रोसेस 2 के अंदर यू हैव 800 लेबर आवर्स एंड प्रोसेस 3 के अंदर यू हैव 1500 लेबर आवर्स. ठीक है, सो बेसिकली ये क्या कहता है कि भाई आपके प्रोडक्शन में प्रोसेस 1 के अंदर 2000 लेबर आवर्स अवेलेबल हैं. 2000 लेबर आवर्स हैं, तो यानी कि 2000 तक के जो प्रोडक्शन या यूनिट्स हैं वो बन जाते हैं 2000 लेबर आवर्स में. बट प्रोसेस 2 के अंदर खाली 800 लेबर आवर्स अवेलेबल हैं. तो यहाँ पे आपका कंस्ट्रेन आ गया कि जितना आउटपुट ये प्रोसेस देगा इसको, प्रोसेस 2 को, प्रोसेस 2 उस आउटपुट को जो है वो पूरा यूटिलाइज़ नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर है ही सिर्फ 800 लेबर आवर्स. ठीक है, लेट्स अज्यूम ये लेबर आवर्स इसलिए कम है बिकॉज हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस 2 के लिए लेबर की शॉर्टेज है, बिकॉज हमारे लेबर इस चीज़ के लिए ट्रेंड नहीं है. ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमें ये पता है कि भाई 800 लेबर आवर्स यहाँ पे अवेलेबल है और इन 800 लेबर आवर्स में हमारे फॉर एग्जांपल 500 प्रोडक्ट्स बनते हैं. ठीक है, और यहाँ पे 2000 लेबर आवर्स अवेलेबल हैं. ये 2000 लेबर आवर्स के अंदर हमारे कुछ 1200 प्रोडक्ट्स बना देता है. ठीक है, इसकी हम बात ही नहीं कर रहे अभी बिकॉज ये तो साइड पे चला गया. ऑप्शन 3 तो हमारा साइड पे हो गया बिकॉज पहले ही ऑप्शन 2 में हमारी बॉटलनेक आ चुकी है. ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब ये होता है कि अब हमें ये पता है कि 500 प्रोडक्ट्स ही प्रोसेस 2 जो है वो सिर्फ ले सकता है. तो वाई प्रोड्यूस 1200 प्रोडक्ट्स. तो हम ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं, जो हमने कहा था ना मैक्सिमाइज़ करेंगे थ्रूपुट. तो आप प्रोडक्शन सिर्फ उतनी करोगे जो आपके बॉटलनेक रिसोर्स, जितनी आपकी बॉटलनेक रिसोर्स अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि 500 प्रोडक्ट्स. क्योंकि देखो यहाँ से 1200 प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस हो गए बट दे आर गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट प्रोसेस फॉर 500 यूनिट्स. तो जो रिमेनिंग 700 होंगे वो आइडल रह जाएंगे और हम आइडल रिसोर्सेज एक्सेप्ट नहीं करते. सो दैट वुड लीड टू आइडल रिसोर्सेज एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. देयरफॉर हम अपनी प्रोडक्शन रखेंगे 500 यूनिट्स के बेसिस के ऊपर. ये हमारा आउटपुट और थ्रूपुट मैक्सिमाइज हो गया. द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि जब हमें ये पता लग गया कि ये थ्रूपुट मैक्सिमाइज्ड है, लेकिन हमें ये पता है कि हमारी ये बॉटलनेक रिसोर्स है, इसमें कैपेसिटी है कि हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. इसमें कुछ कैपेसिटी फॉर इम्प्रूवमेंट है. तो हम अपने थर्ड स्टेप के ऊपर आते हैं. हम अपनी एलिवेट करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द बॉटलनेक रिसोर्स. ये जो था ना फोर्थ स्टेप, एलिवेट द परफॉर्मेंस ऑफ योर बॉटल थ्रूपुट और बॉटलनेक रिसोर्स. ठीक है, अब हमने इसकी परफॉर्मेंस को एलिवेट किया. फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि हमारी लेबर शॉर्टेज है, लेबर एफिशिएंसी नहीं थी. तो फॉर यू कैन आइदर ट्रेन योर लेबर्स और यू कैन हायर मोर वर्कर्स फॉर प्रोसेस 2. अब क्या हो गया कि यहाँ पे भी 2000 लेबर आवर्स थे प्रोसेस ए के अंदर भी, और अब यहाँ पे हमने लेबर हायर कर लिए और हमने लेबर को ट्रेन कर दिया. सो 2000 लेबर आवर्स अब यहाँ पे भी अवेलेबल हो गए. ठीक है, हमने अपने उसको एलिवेट कर दिया और हमने कंस्ट्रेंट रिमूव कर दिया. और अब ये जो है प्रोसेस 3 1500 लेबर आवर्स.
ठीक है। सो हमारा प्रोसेस 2 जो था बॉटल नेक वो रिमूव हो गया। बट नाउ अब हम अपनी ये जो तीसरी कैटेगरी देखेंगे ना, यहाँ पे हमारा प्रोसेस 3 बॉटल नेक बन जाता है। सो वी विल स्टार्ट अप्लाइंग दोज 5 स्टेप्स ऑन प्रोसेस 3, क्योंकि हमें ये पता है कि हमें प्रोसेस 3 को भी ऑप्टिमल प्रोडक्शन के ऊपर लेके आना है। तो हम अपने प्रोसेस 3 को भी एलिवेट करने की कोशिश, पहले तो हम वही चीज़ करेंगे कि पहले हम कंस्ट्रेंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि अब हमारा प्रोसेस 2 के बजाय प्रोसेस 3 कंस्ट्रेंट बन गया है। अब हमें उससे थ्रूपुट मैक्सिमाइज करेंगे, तो अब हम उतने यूनिट्स सिर्फ प्रोड्यूस करेंगे जितने प्रोसेस 3 अफोर्ड कर सकता है। एंड देन हम उसकी परफॉर्मेंस को एलिवेट करेंगे प्रोसेस 3 की, इसकी जो भी कंस्ट्रेंट फैक्टर होगा, जो भी रीज़न होगा कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसको इम्प्रूव करेंगे एंड देन वी विल रिमूव द कंस्ट्रेंट। और हो सकता है इसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होने के बाद कोई और जो है प्रोसेस वो कंस्ट्रेंट बन जाए। सो दिस इज़ द साइकिल दैट इज़ रिपीटेड इन द थ्रूपुट अकाउंटिंग, कि आप थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करते रहते हो, यानी कि अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करते रहते हो, और उसकी वजह से अपने कंस्ट्रेंट को एलिवेट करते हो, यानी रिमूव करते हो अपने कंस्ट्रेंट्स को, अपने जो वीकनेस है उसको एलिवेट करते हो, उसको जो है वो ओवरकम करते हो, एंड देन कोई और चीज़ वीकनेस बन जाती है। ज़ाहिर है एक चीज़ इंप्रूव होगी तो दूसरी, अब एक चीज़ दूसरी चीज़ से कुछ ज़्यादा ही इंप्रूव हो गई तो पीछे वाली चीज़ पीछे रह जाएगी। सो अगेन इट विल बिकम द कंस्ट्रेंट। ठीक है, सो आई थिंक तो आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू थ्रूपुट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।